Hello students, a very good morning. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. How are you students? I hope you all are fine. Today I am going to take up subject हिंदी. हिंदी व्याकरण में आज हमारा है टॉपिक क्रिया, काल और वाच्य. क्रिया को बोलते हैं हम वर्ब, काल को बोलते हैं हम टेंस और वाच्य को बोलते हैं हम वॉइस. आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि क्रिया होती क्या है. पहले हम क्रिया के बारे में जानेंगे, फिर काल के बारे में, फिर वाच्य के बारे में. पिछली कक्षाओं में आप पढ़ते आए होंगे क्रिया होती क्या चीज़ है. आइए मैं आपको क्रिया को अच्छे से एक्सप्लेन करके बताती हूँ. सो स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक. सो लेट्स स्टार्ट. क्रिया जिस शब्द अथवा पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे हम क्रिया कहते हैं. अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं या कोई काम हो रहा है उसे हम क्रिया कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? क्रिया कहते हैं. और क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब. जैसे उदाहरण के अनुसार श्रेया पत्र लिख रही है, तो इसमें वो लिख रही है, वो काम कर रही है, तो वो क्या है? हमारी क्रिया है. बंदर पेड़ पर सो रहा था, तो वो सो रहा था, वो हमारी क्या है बेटा? क्रिया है. नेहा कल स्टेडियम जाएगी, तो जाएगी क्या है? हमारा क्रिया है. उपर्युक्त वाक्यों में लिख रही है, सो रहा था, जाएगी, ये सब क्रियापद हैं. क्रिया के बिना वाक्य की रचना नहीं हो सकती. क्रिया से ही वाक्य के काल का बोध होता है. सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको टॉपिक में समझ में आया होगा कि क्रिया होती क्या है. जो कार्य हो रहा है और वो कार्य हम कर रहे हैं उसे ही हम क्रिया कहते हैं. अब आते हैं हम सेकंड में धातु. क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं. क्रिया का जो मूल रूप है उसको हम धातु कहते हैं. जैसे कि लिख, पढ़, सो, जा, मतलब बहुत सारे ऐसे हैं. लिख, पढ़, गा, नहा, पान, पी. तो लिंग, वचन और काल के अनुसार इनका रूप भी बदल जाता है. क्रिया का सामान्य रूप. धातु में ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है. जैसे लिख में ना जोड़ने पर लिखना हो जाता है. हंस में ना जोड़ने पर हंसना हो जाता है. पा में ना जोड़ने पर पाना आदि रूप बनते हैं. तो धातु के बारे में पता चल गया कि क्रिया के जो मूल रूप होते हैं उन्हें ही हम धातु कहते हैं. क्रिया का सामान्य रूप, उसमें अगर हम धातु में ना जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है? पढ़ना, लिखना, सोना, खाना, पीना, ये सारी चीज़ें बन जाती हैं. अब आते हैं हम क्रिया के भेद पर. तो क्रिया के भेद है हमारे बेटा. क्रिया का वर्गीकरण निम्नलिखित दो आधारों पर किया गया है. क्रिया हमारी दो प्रकार की होती है, उसके दो भेद होते हैं. एक तो होती है सकर्मक क्रिया, दूसरी होती है अकर्मक क्रिया. तो क्रिया इंग्लिश में बोलते हैं सकर्मक को ट्रांजिटिव वर्ब और अकर्मक को इनट्रांजिटिव वर्ब. तो क्रिया के कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं. पहला है सकर्मक क्रिया. जिस क्रियाओं में कर्म होता है उनकी क्रिया सकर्मक होती है. जिन क्रियाओं में कर्म लगता है, मतलब जो क्रिया में कर्म मतलब करने वाला, काम करने वाला या कोई काम हो रहा है, वो क्या है? सकर्मक क्रिया होती है. जैसे मोहन घर जाता है, तो इसमें कर्म क्या है? घर, क्योंकि वो घर की तरफ ही तो जा रहा है. नीता पानी पीती है, इसमें हमारा कर्म क्या है कि वो क्या कर रही है? पानी पी रही है. ओके. अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं. अब हमने अभी सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ रहे थे कि जिस क्रिया में कर्म लगता है वही सकर्मक क्रिया. अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं. एक होता है एक कर्मक क्रिया, दूसरा होता है द्विकर्मक क्रिया. तो आइए हम एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं. एक कर्मक क्रिया क्या होती है? जिस सकर्मक क्रिया के साथ केवल एक ही कर्म हो वह एक कर्मक क्रिया कहलाती है. जिस सकर्मक क्रिया के साथ बस एक ही कर्म होगा वो हमारा एक कर्मक क्रिया. से कुत्ता रोटी खाता है, रश्मि पुस्तक पढ़ती है. इसमें हमारा एक ही कर्म है कि वो रोटी खा रहा है और वो पुस्तक पढ़ रही है. इन दोनों वाक्यों में रोटी और पुस्तक एक एक कर्म है, अतः इन वाक्यों को ही एक कर्मक क्रिया कहते हैं. देन सेकंड है द्विकर्मक क्रिया. जिस क्रिया के पद के साथ दो कर्म हो अतः वह द्विकर्मक क्रिया कहलाती है. अभी हमने एक कर्मक मतलब एक जिस कर्म में एक कर्म होता है वो एक कर्मक क्रिया होती है. अब जिसमें दो कर्म होते हैं वह द्विक्रियक क्रिया कहलाती है. अध्यापक बालकों को गणित पढ़ाता है. इसमें बालकों भी आ गया और गणित भी आ गया. ठीक है. उसमें साक्षी रोहित को 50 रुपये देती है. इसमें रोहित हमारा क्या है? कर्म है और रुपए भी हमारे कर्म है. इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्यों में बालक और गणित दो कर्म आए, देखो मैंने आपको बताया अभी, और इसी प्रकार दूसरे वाक्य में रोहित और रुपए दो कर्म आए. अतः इन वाक्यों की क्रियाएं द्विकर्मक कहलाती हैं. अब आपको सकर्मक क्रिया के एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया में अंतर समझ में आ गया. जिसमें एक कर्म लगता है वो एक कर्मक क्रिया होती है, जिसमें दो कर्म लगते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है.
अब सेकंड है हमारा अकर्मक क्रिया। अभी हमने सकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ लिया, अब हमारा है अकर्मक क्रिया। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता उनकी क्रिया अकर्मक कहलाती है। जिन क्रियाओं में कर्म नहीं लगता है वो है अकर्मक क्रिया कहलाती हैं। नेक्स्ट पेज। जैसे नेताजी जा रहे हैं और राखी हंस रही है, तो इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है, अतः जा रहे हैं और हंस रहे हैं। अगर मैं बोलती नेताजी बाजार जा रहे हैं तो उसमें बाजार हमारा कर्म हो जाता। राखी बहुत मतलब राखी किसी बात पर हंस रही है तो वो हमारा, अगर ऐसा होता तो वो सकर्मक क्रिया में हो जाता। और इन दोनों वाक्यों में कर्म नहीं है जैसे, और क्रिया अकर्मक क्रिया है। ये दोनों क्रियाएं क्या है? अकर्मक क्रिया है। कर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। अकर्मक क्रिया का फल किस पर पड़ता है बेटा? अकर्मक क्रिया का फल कर्ता पर पड़ता है। रचना अथवा प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। ठीक है, अभी हमने इससे पहले है ना कर्म के आधार पर क्रिया के भेद जाने थे। अभी हमने किसके आधार पर जाने थे? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर तो हमने सकर्मक और अकर्मक क्रिया जान ली। अब प्रयोग के आधार पर, रचना और प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद जानेंगे। रचना व प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले है हमारा सामान्य क्रिया, दूसरा है संयुक्त क्रिया, तीसरा है नाम धातु क्रिया, चौथा है परिणात्मक क्रिया, देन 5वां है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रयोग के आधार पर सामान्य क्रिया क्या होती है। जहाँ केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद बता दिए। तो पहला सामान्य क्रिया, जहाँ केवल एक साधारण क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। जैसे वह आया, यहाँ पर आया हूँ, और इसमें दोनों ये क्या है? सामान्य क्रिया है, आया और हूँ। ठीक है। सेकंड है हमारा संयुक्त क्रिया, जहाँ 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के साथ प्रयोग होता है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे माताजी ने रामायण पढ़ ली है, वह पुलिस से डरकर भाग गया। उपर्युक्त वाक्य में पढ़ ली है और भाग गया, ये 2 क्रियाओं के साथ प्रयोग हुआ है, ये संयुक्त क्रिया है। अब है हमारा नाम धातु क्रिया। संज्ञा सर्वनाम विशेषणों से बने क्रियापद नाम धातु क्रिया कहलाता है। जैसे वह अच्छी आदतें अपनाना चाहता है, अपनाना, झुटलाना, हत्याना, लजाना आदि ये कौन सी क्रियाएं हैं? नाम धातु क्रियाएं हैं। चौथा है हमारा परिणात्मक क्रिया, जिस क्रिया से यह पता चला कि कर्ता स्वयं काम न करके दूसरों का कार्य की प्रेरणा करता है वह परिणात्मक क्रिया कहलाते हैं। इस क्रिया में ये पता चलता है कि कर्ता मतलब जो काम करने वाला है वो खुद ना कर दूसरे से काम करवा रहा है, वो परिणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे रमन ने शालिनी से खाना बनवाया। पिता बच्चों को अध्यापक से अंग्रेजी पढ़वाते हैं, इसमें उन्होंने अपना काम छोड़कर दूसरे पर डाल दिया, तो वो क्या हो गया? परिणात्मक क्रिया। पहले वाक्य में रमन कर्ता का खुद खाना ना बनाकर शालिनी से बनवाया, इसी प्रकार पिता कर्ता खुद अंग्रेजी ना पढ़ाकर बच्चों को अध्यापक से पढ़वाता है। प्रेरणात्मक क्रिया के 2 कर्ता होते हैं, एक तो प्रेरक कर्ता, दूसरा प्रेरित कर्ता। उपर्युक्त वाक्यों में रमन और पिता प्रेरक कर्ता और शालिनी और अध्यापक प्रेरित करता है। प्रेरणात्मक क्रियाओं की रचना 2 रूप में होती है। मूल क्रिया चढ़ना का चढ़ाना और चढ़वाना, पढ़ना का पढ़ाना और पढ़वाना, खाना का खिलाना और खिलवाना। लास्ट है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। किसी क्रिया के मुख्य क्रिया से पहले समाप्त होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह चाय पीकर स्कूल गया, तो उसने चाय पी ली, उसके बाद वह स्कूल गया। वह नहा धोकर पूजा में सम्मिलित हुआ। उपर्युक्त वाक्यों में गया और हुआ क्रिया के पूर्व पीकर और धोकर क्रिया का प्रयोग हुआ। ये क्रियाएं क्योंकि पहले काल भूतकाल में संपन्न हो चुकी हैं, अतः ये क्रिया कौन सी हैं? यह पूर्वकालिक क्रियाएं होती हैं। आइए अब हम आते हैं, हमने क्रिया पढ़ ली। क्रिया में हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई बेटा? सबसे पहले क्रिया में हमने क्रिया जाना, फिर क्रिया धातु रूप जाने कि धातु क्या होती है, उसके बाद कर्म के आधार क्रिया के भेद सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। उसके भी सकर्मक के भी 2 भेद है, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। ठीक है, उसके बाद अकर्मक क्रिया है। फिर उसके बाद रचना के आधार पर सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, परिणात्मक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। आपको आई होप सारी समझ में आई होगी। अब हम आते हैं काल पे। काल क्रिया के करने या होने का समय उसका काल कहलाता है। क्रिया काल क्या होते हैं? जो काम के करने या होने का पता चलाते हैं वह काल। जैसे गुरमीत कल स्वर्ण मंदिर देखने गया था, तो इसमें इसने कल गया था, तो वो किस में आ जाएगा?
कल वो गया था तो वो आ जाएगा भूतकाल में। बढ़ई मेज बना रहा है, वो अभी इसी वक्त बना रहा है, तो वो किस में आ जाएगा, वर्तमान काल। और शोभित कल श्रीनगर जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल भविष्यकाल, उसमें ये हमारा है भविष्यकाल। ठीक है। इन वाक्यों में गया था, बना रहा है, जाएगा आदि क्रियाएं। इन क्रियाओं के होने का समय काल अलग अलग है। गया था यानी क्रिया हो चुकी है, बना रहा है यानी वो अभी कर रहा है, और जाएगा यानी होने वाला भविष्य में होगी। तो आपको समझ में आया होगा बेटा काल भी। अब काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल। आइए हम भूतकाल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में ना हो जाने का बोध हो, मतलब जो काम हो चुका है पहले ही, हम उस काम को कर चुके हैं, या फिर वो काम कल हुआ था जिसमें था लगा है, वो हमारा क्या हो जाएगा, भूतकाल। जैसे अमरेंद्र ने खाना खा लिया था, श्री कृष्ण ने कंस को मारा था। अमरेंद्र खाना खा लिया था ना, ऐसा तो नहीं कि अमरेंद्र खाना खा रहा है, तो ये किस में आ गया, भूतकाल में। श्री कृष्ण ने कंस को मारा था, तो इसमें क्या आएगा, भूतकाल में। अब भूतकाल के भी भेद होते हैं। भूतकाल के 6 भेद होते हैं, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। ठीक है। सामान्य भूतकाल होता है हमारा क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य स्थिति में भूतकाल का में होने का पता चलता है, उन्हें हम सामान्य भूतकाल कहते हैं। किंतु इनसे यह पता नहीं चलता कि क्रिया कब पूर्ण हुई। जैसे राष्ट्रपति ने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया, अब ये तो नहीं पता कब किया। कुली ने सामान उठाया। दूसरा है आसन्न भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके कुछ ही समय पहले पूरा होने का पता चलता है, वह आसन्न भूतकाल कहलाता है। आसन्न का अर्थ निकट प्रकट करता है। जैसे हम बस से लखनऊ पहुँचे हैं, शोभित कहाँ से आए हो, आसन्न भूतकाल। तीसरा है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बहुत पहले पूर्ण हो जाने का बोध होता है, उसे पूर्णकाल। जैसे श्री राम ने रावण को मारा था, वो बहुत पहले का था, तो वो पूर्ण भूतकाल में। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था, तो ये हमारा क्या है, भूतकाल। चौथा है हमारा अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से उसके बीत चुके हुए समय का आरंभ होकर अभी पूरा ना होना हो, चलता हो, वह अपूर्ण भूतकाल है। जैसे जंगल में मोर नाच रहा था, उसका सूरज डूब रहा था, तो अभी डूबा तो नहीं, अभी डूब रहा था, तो वो किस में आ गया, अपूर्ण भूतकाल में। पांचवा है हमारा संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल को में पूरा होने का संदेह अनिश्चय होता है, वह संदिग्ध भूतकाल के। जैसे नया खाना पका चुकी होगी, मतलब वो किस में आ गया, संदिग्ध, शायद से। छात्रावास बच्चे सो गए होंगे छात्रावास में, तो वो किस में आ गया, भूतकाल के पूरे होने में संदेह अनिश्चय होता है, वह संदिग्ध भूतकाल कहलाता है। अब एक और है हमारा हेतु मद भूतकाल, क्रिया के जिस रूप से भूतकाल किसी कारणवश पूरा न हो सकने का पता हो, उसे हेतु मद भूतकाल कहते हैं। जैसे यदि रुपए होते तो स्कूटी खरीद लेता, अगर हम ऐसा कर लेते तो ऐसा होता, अगर हम कभी कभी कहते तो वो किस में आता है, हेतु मद भूतकाल में। जैसे तैयारी की होती तो अच्छे अंक पा लेते। ओके स्टूडेंट, तो आपको इनके 6 के बारे में पता चल गया होगा। अभी हमने भूतकाल जाना है, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमत भूतकाल। अब है हमारा वर्तमान काल, कार्य के जिस रूप से कार्य जारी होने का पता चलता है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे पंडित अयोध्या में पूजा कर रहा है और जानकी तुलसी जनकपुर में रहते हैं। अब ये पता चल गया कि जिस कार्य का काम जारी, मतलब अभी जो हो रहा है, जो चल रहा है, प्रेजेंट में जो हो रहा है, वो वर्तमान काल है। और वर्तमान के भी 2 भेद हैं, सामान्य वर्तमान और अपूर्ण वर्तमान, और संदिग्ध, 3 भेद हैं। तो सामान्य में तो आपको पता है कि जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से हो रही है वो सामान्य क्रिया, जैसे माली घास काटता है, तो ये हमारी सामान्य। अपूर्ण में जो क्रिया वर्तमान में हो रही होती, यानी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, तो वो किस में आ जाएगा, अपूर्ण काल में। जैसे तोता हरी मिर्च खा रहा है, बस अभी खा तो नहीं, अभी पूरी खाई तो नहीं है, बच्चा सो रहा है। ये संदिग्ध भूतकाल में होता है, क्रिया के वर्तमान समय में होने का संदेह निश्चय होता है, उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। मनीषा कार्यालय में बैठी होगी, बच्चे पतंग उड़ा रहे होंगे। इन काल वाक्यों में मुख्य क्रिया भूतकाल और सहायक क्रिया भविष्य काल में होती है। लास्ट है हमारा भविष्य काल, क्रिया को जिस रूप से कार्य के आने वाले होने, मतलब आने या वाले या होने वाले का समय का पता चलता है, भविष्य काल का। जैसे हम साथ मिलकर एक साथ चिड़ियाघर चलेंगे और लड़के मैदान में क्रिकेट खेलेंगे, तो चलेंगे खेलेंगे क्रिया आने वाले समय में हो गया था, ये भविष्य काल क्रिया है। भविष्य काल के भी 3 भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और हेतु मद भविष्य काल। अभी हमने वर्तमान में क्या जाने थे, सामान्य, अपूर्ण और संदिग्ध। अब हमारे भविष्य में भी है सामान्य,
अब स्वभाव और हेतु मत हेतु। भविष्यकाल के बारे में आपको पता चुकी हूँ मैं, कार्य होने वाला हो, मतलब जो काम आने वाले समय में हो रहा है, मतलब फ्यूचर में जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा बेटा, भविष्यकाल। सामान्य में क्या होता है, उसके आने वाले समय के सामान्य ढंग से होने का पता चलता है, तो वह तो सामान्य भविष्यकाल। जैसे निकिता दादी के साथ बाजार जाएगी, महिलाएं नहर में पानी भरेंगी। संभाव्य भविष्यकाल, जिस क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने की संभावना का पता चलता है वह संभाव्य भविष्यकाल कहलाता है। जैसे दादाजी शायद कहानी सुनाएं, संभवतः चांद निकल आए, तो ये किस में आ गया बेटा, संभाव्य भविष्यकाल। हेतु मत में जब आने वाले समय में किसी क्रिया का पूर्ण होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है। हेतु मत भविष्य, जैसे अगर पिताजी जी जाएंगे तो दिल्ली मैं भी जाऊंगा। यदि मैं पास होगा तो क्या होगा, अगर मैं उत्तीर्ण न हुआ तो क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको वर्तमान भविष्यकाल में पता चल गया और भूतकाल में, तीनों में अंतर पता चल गया। भूतकाल कोई काम हम कर चुके हैं, मतलब जो काम हो चुका है, और वो काम भूतकाल में। जो काम अभी हम कर रहे हैं वो हमारा वर्तमान काल में, और जो काम हम अब करेंगे वो हमारा भविष्य काल में आता है। और इनके भी बहुत सारे भेद होते हैं, बट ये भेद जानना जरूरी नहीं, बस हमें ये पता होना चाहिए कि कोई काम अभी हो रहा है वो वर्तमान काल है, जो काम कल हुआ था, जो हो चुका है, वो हमारा भूतकाल में, और जो काम अब आगे होगा वो हमारा भविष्य काल में होता है। सो बेटा, अब है हमारा लास्ट वाच्य। वाच्य क्या होता है, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि क्रिया का संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य को इंग्लिश में बोलते हैं वॉइस। जैसे पूनम निबंध लिखती हैं, देश में गणतंत्र दिवस मनाया गया, अब मुझसे नहीं सहा जाता। पहले वाक्य में क्रिया लिखती है का संबंध पूनम से है, दूसरे वाक्य में मनाया गया का संबंध गणतंत्र दिवस से है, तीसरे वाक्य में क्रिया का जाना संबंध भाव से सहना से है। इस प्रकार इन तीनों वाक्यों के वाच्य अलग अलग है। और वाच्य के भी तीन भेद होते हैं, कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। कर्तव्य, कर्म, भाव। कर्तव्यवाच्य में क्या होता है, जब वाक्य में क्रिया के लिंग पुरुष और वचन कर्ता के अनुसार होते हैं तो वह क्रिया को कर्तव्यवाच्य। जैसे सुषमा पुस्तक पढ़ती है, इसमें पुरुष लिंग और वचन का कर्ता मतलब अनुसार होता है, वो कहते जैसे महिला कल गीत गाएंगी। इन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होगी, कर्ता में वचन और लिंग अनुसार ही क्रिया का प्रयोग हुआ है। कर्मवाच्य, जब वाक्यों में क्रिया कर्म लिंग पुरुष और वचन के अनुसार होती है वह कर्मवाच्य होती है। जैसे निकिता के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, खिलाड़ियों के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, और यह उपन्यास शत्रुघ्न द्वारा लिखा गया। इन वाक्यों में पुस्तक, क्रिकेट और उपन्यास कर्म की प्रधानता है। क्रिया के भी इन्हीं अनुसार प्रयुक्त कर्मवाद में सकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। आखिरी है भाववाच्य, जब भाव में क्रिया का प्रयोग कर्ता कर्म के अनुसार ना होकर भाव के अनुसार होता है उसे भाववाच्य कहते हैं। प्रांजल से बोला नहीं जाता, काजोल से दौड़ा नहीं जाता। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। ध्यान रखिए, कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया करने वाले क्रिया व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता। जैसे बंगाल में चावल खाया जाता है और मुंबई में मराठी बोली जाती है, वैसे ही भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग में रहती है। जैसे बोला नहीं जाता और दौड़ा नहीं जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब है हमारा कर्तव्यवाच्य कर्म बनाने की विधि, कर्मवाच्य परिवर्तन। अब इसमें हमें वॉइस चेंज करने वाला है। जैसे कर्मवाच्य में कर्ता का गौड़ स्थान मिलता है, कर्ता को करण या माध्यम के रूप से मैं से द्वारा, मतलब जिसमें मैं से, के द्वारा, द्वारा आदि लगाकर व्यक्त किया जाता है। जैसे उज्ज्वल के द्वारा पत्र पढ़ा गया, कर्ता का लोप ही कर दिया गया। जैसे वायुयान उड़ रहा है, उड़ाने वाला कर्ता का उल्लेख नहीं है। सेकंड, कर्मवाच्य बनाते समय संयोजी क्रिया जाना मतलब पुरुष लिंग वचन के अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे चाय पी जा रही है। कर्तव्यवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। यदि कर्म के साथ कोई विभक्ति चिन्ह लगा हो तो उसे हटा दिया जाता है। अब कर्तव्य को कर्म में लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं, लोगों के द्वारा समाचार पत्र पढ़े जाते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कर्तव्य और कर्म में क्या अंतर हो गया। नेहा दूध नहीं पी रही है, उदाहरण है नेहा से दूध नहीं पिया जा रहा है। इन दोनों में अंतर है, कर्तव्य और कर्म में अर्थ हो गया, कर्तव्यवाच्य और कर्मवाच्य में। कर्तव्यवाच्य भाव बनाने की विधि में कर्ता के साथ से जोड़कर जोड़ा जाता है। भाववाच्य की क्रिया के प्रयोग एक वचन और अन्य पुरुष में किया जाता है। भाववाच्य का प्रयोग अधिकतर निषेधात्मक रूप में होता है। अब कर्तव्यवाच्य को भाववाच्य बदलते हैं। हिमांशु पढ़ नहीं रहा है, हिमांशु से पढ़ा नहीं जा रहा है। इन दोनों में बहुत अंतर है। तो बेटा जब हम इसकी एक्सरसाइज फिल करेंगे तब हमें पता चलेगा कि कैसे हमने चैप्टर को समझा है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्रिया, काल और वाच्य। वाच्य हमारी वॉइस होती है,
वाच्य। अब हम इसकी एक्सरसाइज जब करेंगे तब हमें समझ में आएगा कि हमें चैप्टर समझ में आया नहीं। और आप अपने खुद से पहले एक्सरसाइज फिल करेंगे, जब मैं वीडियो भेजूँगी तब आप उसको चेक करेंगे और जो भी मिस्टेक्स हो उसको आप सुधारेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका होमवर्क है, आपको अपनी इसकी एक्सरसाइज फिल करनी है। चैप्टर हमारा अच्छे समझ में आ गया, क्रियाकाल और वाच्य। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आगे वाली वीडियो में हम जानेंगे इसकी एक्सरसाइज फिल। ठीक है, थैंक यू सो मच।